आज की कक्षा का विषय है गांधी। सम्माननीय राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी, ऐसे हम नामों से महात्मा गांधी को संबोधित करते हैं। लेकिन ऐतिहासिक नजरिए से आखिरकार गांधी का महत्व या गांधी की महानता किस तरह से समझी जा सकती है? तो देखिए, अगर हम गांधी को देखते हैं तो उन्होंने, जैसे उनके एक किताब है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एक किताब है उनकी, और भी उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है। तो उनमें जब हम उनका जीवन झांकते हैं, उनका बचपन झांकते हैं, उनके विषय में जानकारी की कोशिश करते हैं, तो करमचंद और पुतलीबाई के पुत्र मोहनदास, जिन्हें बाद में महात्मा गांधी कहा गया, बचपन में आम बच्चों जैसे ही थे और उनका जीवन एक बहुत ही सामान्य गति और से आगे बढ़ रहा था, जहां वो रोजमर्रा की घटनाओं के साथ अपना जीवन जी रहे थे। फिर उनमें ये महानता का लक्षण या वो भारत के संदर्भ में इतने महान क्यों माने जाते हैं? उसका कारण यह है कि जब हम गांधी को, अगर हम एक शब्द में परिभाषित करना चाहें, अगर हम एक शब्द में कहें कि गांधी कौन थे, तो गांधी थे मास मूवर। क्या होता है मास मूवर? जनता को इकट्ठा करने वाला। 1915 में गांधी आए और 1947 तक की राजनीति गांधीवादी राजनीतिक चिंतन, दर्शन और प्रक्रियाओं के लिए प्रसिद्ध है। इसका मतलब है कि गांधी जब 1915 में भारत आए, अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने से उन्होंने भारत का भ्रमण किया, पूरी यात्रा की उन्होंने भारत की, और उसके बाद भारत के संदर्भ में जाना, पहचाना कि सही भारत क्या है। उसके बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो अपने प्रयोग किए थे, उनसे उन्होंने एक ही चीज सीखी कि ब्रिटिश साम्राज्य मजबूत है, ब्रिटिश साम्राज्य शक्तिशाली है, और इसको उखाड़ फेंकने के लिए भारत की जनता का राष्ट्रवादी आंदोलनों में भाग लेना बहुत जरूरी है। सही मायनों में जनता की भागीदारी के बिना कोई भी आंदोलन सफल होता ही नहीं है। तो जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना ब्रिटिश शक्तिशाली साम्राज्यवादी सत्ता के सामने, गांधी के सामने एक चुनौती थी, और इसलिए उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से समझा कि हमें भारतीय जनता को एक ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसे मंच पर लाना होगा जहां पे वो ब्रिटिश साम्राज्य के समक्ष खड़ी हो सके। तो इसलिए गांधी का योगदान एक मास मूवर के तौर पे देखा जाता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ मास मूवर एक्चुअली होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपका किसी से झगड़ा हो गया, कोई विवाद हो गया, तो आपको लगता है कि कुछ लोग आ जाएं आपकी मदद के लिए, सहायता के लिए। तो कितने लोग आते हैं? 2, 4, 10, 15, 20। लेकिन गांधी को जब कोई समस्या होती थी और गांधी जब बुलाते थे, तो यकीन मानिए पूरा देश आता था। तो मास मूवमेंट क्या है? मास मूवमेंट, मूवर का क्या मतलब है? मास मूवर का मतलब है जहां गांधी पूरे देश को एक साथ इकट्ठा करके खड़ा, सामने, अंग्रेजों के सामने खड़ा रखने में सक्षम थे। अब ये मास मूवमेंट की कहानी इतनी आसान नहीं है। इसके लिए गांधी ने क्या किया? इसके लिए गांधी ने अपने कुछ प्रयोग भारत में स्थापित किए। जैसे एक शब्द है सत्याग्रह। अब सत्याग्रह का मतलब क्या है? जैसे गांधी के विषय में कहते हैं कि भाई एक तमाचा कोई आपको मारे तो आप दूसरा आगे कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है। गांधी जानते थे कि सत्याग्रह आखिरकार है क्या। गांधी ने यह समझाया कि सत्याग्रह का अर्थ है कि आप जिस बात को भी सत्य मानते हैं, उसका आग्रह या उस पर बने रहना, उस पर अड़े रहना, ये बार बार करिए। जैसे आपके घर में मेहमान आता है तो आप उसको भोजन कराते हैं या उसका स्वागत करते हैं, उसको खाने के लिए कुछ देते हैं, तो आप उससे आग्रह करते हैं बार बार, और लीजिए और खाइए। यही होता है आग्रह करना। और गांधी किस चीज का आग्रह करने को कहते हैं? सत्य का आग्रह करने को कहते हैं। अब ये सत्य का आग्रह क्या है? गांधी ने भारतीय जनता को समझाया कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही होगा। उनकी अन्यायप्रिय जो विचारधारा है, जो भारतीय जनता के प्रति उनका रवैया है, उसके हिसाब से भारत को चाहिए पूरी तरह से पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज, और अंग्रेजों को अब भारत से जाना ही होगा। इसी सच को बार बार दोहराना सत्याग्रह था। जो सत्याग्रही भारतीय सारे जो जनता थी, वो ब्रिटिश साम्राज्य के सामने अलग अलग आंदोलनों के माध्यम से इसी सत्याग्रह को करती थी। और फिर इसमें अहिंसा, नॉन वायलेंस का क्या रोल है? देखिए, अहिंसा का अर्थ होता है हिंसा ना करना। अगर कहीं झगड़ा हो रहा हो दो लोगों में और एक शांत हो और एक बोलता रहे, तो ऐसी आशा की जाती है कि झगड़ा जल्दी शांत हो जाए। दोनों ही झगड़ने लगे साथ में तो फिर कुछ भी हो सकता है। गांधी ये जानते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य दमनकारी साम्राज्य है,
अगर भारतीय जनता उसके समक्ष खड़ी होगी और खड़ी होने के बाद अगर भारतीय जनता विद्रोह करेगी, आंदोलन करेगी, लेकिन साथ में अगर हिंसा अपना लेगी, तो उस हिंसा की प्रतिक्रिया ऐसी होगी कि प्रतिक्रिया स्वरूप कठोर दमन होगा, और उस दमन को जब अंग्रेज करना शुरू करेंगे तो भारतीय जनता राष्ट्रवादी आंदोलनों से हट जाएगी। इसलिए उन्हें लगा कि अहिंसा आवश्यक है। इसी अहिंसा के चलते जब सत्याग्रही अपनी बात रखते थे, आंदोलनों में भाग लेते थे, उन पर लाठियां पड़ती थी, किंतु वहां से जब वो हटते नहीं थे तो जनता की भागीदारी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में लंबे समय तक चलती रही। और इस लंबी चलने वाली लड़ाई में गांधी का सीधा एक अपना एक तरीका था, आंदोलन शुरू करना है, फिर जनता को थोड़ा आराम देना है, फिर आंदोलन शुरू करना है, सृजनात्मक रचनात्मक सामाजिक कार्य करने हैं, फिर से आंदोलन शुरू करना है। यानी कि ये प्रक्रिया कैसी थी, अगर हम इसको आम भाषा में समझें तो ये प्रेशर रिलीज फॉर्मूला है। तो गांधी की जो आंदोलन करने की या राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने की जो परंपरा थी वो कैसी थी? वो परंपरा थी प्रेशर रिलीज फॉर्मूला। अब ये प्रेशर रिलीज फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर रिलीज फॉर्मूला का मतलब होता है कि पहले आंदोलन करना, ब्रिटिश साम्राज्य को प्रेशर देना, उन पर दबाव बनाना, और अगर आंदोलन का परिणाम सकारात्मक या नकारात्मक जो भी हो, लेकिन प्रभावशाली रहता था वो परिणाम, तो थोड़े समय के लिए जनता को फिर से अगले आंदोलन के लिए तैयार करना। उस बीच में गांधी सृजनात्मक कार्य करते थे, रचनात्मक कार्य करते थे, और इससे भारतीय जनता एक होती थी। ये जो प्रेशर रिलीज फॉर्मूला है, गांधी जानते थे कि भारत जैसे देश में इतनी बड़ी जनता को किसी भी बड़े आंदोलन के लिए अगर तैयार करना है तो उसमें एक समय, थोड़ा सा पेशेंस यानी धैर्य, और एक निरंतरता होनी चाहिए। इसलिए सही मायनों में जब आंदोलन रुकते थे तो वो रुके हुए आंदोलन निरंतरता का ही हिस्सा होते थे। वो आंदोलन थे कि बस निरंतरता है, और निरंतर रुक जाना भी निरंतरता थी कि थोड़े दिन आंदोलन रुकना है। जैसे असहयोग आंदोलन हुआ। अब असहयोग आंदोलन में चौरी चौरा में भीड़ ने थाना जला दिया। गांधी की शर्त थी कि असहयोग आंदोलन में अगर हिंसा हुई तो आंदोलन वापस लिया जाएगा। चौरी चौरा के केस में गोरखपुर के पास जब भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी तो गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। इस बात से गांधी की बहुत निंदा हुई, पर्याप्त निंदा हुई। कांग्रेस भी खफा हो गई कि इतनी सी बात पे कोई आंदोलन वापस लेता है। लेकिन जरा सोचिए कि गांधी के मन में क्या चल रहा था। गांधी जानते थे कि अभी 1920-21 में राष्ट्रवाद के आरंभिक चरण में अगर हिंसा की निरंतरता रही तो क्या होगा? हिंसा की निरंतरता रही तो ये परिणाम होगा, हिंसा की निरंतरता रही तो ये परिणाम होगा कि प्रतिक्रिया स्वरूप ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा कठोर दमन की कार्रवाई होगी। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी था सभी के लिए कि हिंसा की उस समय कोई आवश्यकता नहीं थी। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय होने वाली हिंसा पर तो गांधी चुप रहे। देखिए, ब्रिटिश सरकार तो गांधी को कभी समझ ही नहीं पाई, और भारतीय महात्मा गांधी को फॉलो करते रहे, क्योंकि गांधी सेल्फलेसनेस के साथ, बिना किसी स्वार्थ के साथ, पूरी तरीके से अपने एक नीतिगत रूप से अपने आंदोलन और बाकी चीजों को आगे बढ़ाते रहे। इस तरह से पता चलता है कि गांधी आखिरकार क्या चाहते हैं। चौरी चौरा में हुई हिंसा, सही मायनों में गांधी जानते थे कि अभी जनता जोश में है, हिंसा हो रही है, लेकिन अगर ये हिंसा बढ़ी तो ब्रिटिश क्रूर दमन सामने आएगा प्रतिक्रिया स्वरूप, और वो सामने आया भी। और अगर आंदोलन नहीं रोका जाता तो शायद भारत का राष्ट्रवादी आंदोलन आगे बढ़ता ही नहीं। हम असहयोग आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ जा ही नहीं पाते। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो गांधी दूरदर्शी थे, वो जानते थे कि अगर ये आंदोलन अभी नहीं रोका गया तो जनमानस की भागीदारी स्वाधीनता आंदोलन में, राष्ट्रवादी आंदोलन में नगण्य या शून्य हो सकती है। इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए गांधी ने चौरी चौरा की हिंसा में असहयोग आंदोलन की वापसी की घोषणा कर दी और सबको समझाया। वैसे एक हद तक गांधी ज्यादा समझाते नहीं थे, अपनी बात कह के चुप हो जाते थे और बाकी सबको वो बात माननी होती थी। तो गांधी ने चौरी चौरा के बाद जब अहिंसा का एक मूल शर्त रखी और जब वो शर्त टूटी तो आंदोलन वापस लिया गया।
उस आंदोलन को वापस लेने के बाद क्या हुआ, उस आंदोलन को वापस लेने के बाद भारतीय जनता उनसे नाराज भी रही, ठीक वैसे ही जैसे कभी कभी हम अपने माता पिता से नाराज हो जाते हैं। लेकिन फिर सृजनात्मक कार्य फिर से हुए और सविनय अवज्ञा आंदोलन का समय आया और भारतीय जनता फिर से तैयार हो गई, तरोताजा एकदम। और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी की सत्याग्रह की नीति, सत्य की नीति और अहिंसा की नीति फिर से काम कर गई और भारत की जनता समझ गई कि ब्रिटिश के सामने सत्याग्रह करते रहिए। क्या है आग्रह, किस सत्य का आग्रह है कि आप चले जाइए यहाँ से, ये असत्य का आग्रह है कि आपकी यहाँ आवश्यकता नहीं। और भारत छोड़ो आंदोलन तक की ये यात्रा, गांधीवादी चिंतन, गांधी की सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह जैसी मूलभूत सिद्धांतों को लेकर आगे चलने की रणनीति भारत में स्वाधीनता को लाने में सफल रही और इसमें भारतीय जनता का रोल, भारतीय जनता का योगदान सबसे ज्यादा था, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण।